हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर नंबर 2 है और इसमें स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है? परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने तो एक टाइप का बता दिया कि यहाँ परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना बताइए, लेकिन ये क्वेश्चन ही हो जैसे आप 2-3 प्रकार से पूछ सकता है कि परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना बताइए, या तो पराग नलिका का विकास का वर्णन कीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरीके से एग्जाम में हमारे पूछ सकता है। तो हमको बस ध्यान रखना है कि पूछता क्या है, ठीक है, उसमें लिखना क्या है, किस प्रकार से वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर तो बना रखे हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। पहले फिगर देख लेते हैं क्या होता है। फिगर ये आपका दिया है। फिगर का मैंने नाम लिखा है परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। अब परागकण क्या होते हैं और उसका अंकुरण कैसे होता है और पराग नलिका का विकास कैसे होता है। तो इसमें जो होता है पराग नलिका आपका ये होता है। मैंने थर्ड आपका फिगर है, इसमें मैंने बताया पराग नलिका क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उसका विकास होता है, क्या क्या होता है। सारा जितने भी मैंने फिगर बनाया उसको हम लोग एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नोट्स भी लिखा दूंगी। तो ये क्या होता है, पहला जो होता है इसको बाह्यचोल बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो बाह्यचोल होता है, ठीक है, बाह्यचोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जाइम। दूसरा होता है अंतःचोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन। अब बाह्यचोल क्या होता है, इंटाइन, और ये आपका हो गया, ये आपका बाह्यचोल होता है। और जो अंदर वाला होता है ये आपका होता है अंतःचोल। और ये जो होता है ये होता है अंतःचोल, जो अंदर की होती है। नाम से ही पता चल रहा है अंतः मतलब अंदर वाली। और बाह्यचोल यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी बनाया कि बहुत खुरदरा टाइप का होता है, ठीक है। ये बहुत ही खुरदरा टाइप का होता है। जो हमारा बाहरी जो कवर है, बाहरी जो लेयर है वो खुरदरा टाइप का होता है। जैसे हम लोग कोई पेड़ होता है तो बाहरी देखते हैं, बहुत सारे पेड़ का जो होता है बाहरी सेल वाल जो होती है, कोशिका भित्ति, वो बहुत ही रफ टाइप की होती है, खुरदुरी होती है। तो खुरदुरी क्यों होती है, तो स्पोरो क्या होता है, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है स्पोरोपोलिनीन। स्पोरोपोलिनीन। इस पिगमेंट के कारण जो होता है, ये जो होता है बाहरी जो लेयर होता है वो कहता है रफ होता है, इसको बोलते हैं खुरदुरी टाइप की होती है, खुरदुरी होती है। और जो अंतःचोल होता है आपका, जो अंदर वाली लेयर होती है, ये बहुत ही स्मूथ होती है। इस स्मूथ का मतलब बहुत ही सॉफ्ट होती है। और ये किसके वजह से होती है, तो ये होता है पैक्टोसेलुलोज के कारण। किसके कारण होता है, पैक्टोसेलुलोज के कारण। पैक्टोसेलुलोज के कारण क्या होता है, वो बहुत ही स्मूथ होता है।
जैसे हमारी लेयर होती है जो स्किन को होती है, या फिर हम लोग प्लांट में देखते तो प्लांट के अगर बाहरी हम लोग सेल वाल हटा देते हैं, ठीक है, बाहरी जो सेल वाल होती है उसको हटा देंगे तो बाहर एक बहुत ही स्मूथ या फिर रेसे टाइप, या फिर बोल सकते हैं इसे एक प्लास्टिक की तरह या फिर रेसेदार फाइबर की तरह बहुत ही स्मूथ होती है, ठीक है। वो हमारी वो जो होती है इंटाइन अंतःचूल होती है, बोल सकते हैं एकदम समझने के लिए। तो किसकी बनी होती है? पैक्टोसेलुलोज के कारण स्मूथ होती है। और जो बाहरी लेयर हमारी होती है जो खुरदुरी होती है वो किसके कारण होती है? स्पोरोपोलेनिन के कारण। तो ये इसमें दो मेन पॉइंट होते हैं कि किसके कारण होते हैं, एक तो पैक्टोसेलुलोज और दूसरा होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। अब इसके आगे देखते क्या होता है। अब हम लोग इसमें आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे इसका हम लोग लिखेंगे, समझने को तो समझ लिया कि ये हमारा नली केंद्रक होता है जो ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो होता है जनरेटिव सेल जो जनन कोशिका होती है, और इसमें पाया जाता है वेजिटेटिव सेल वर्धी कोशिका इसको बोलते हैं, और ये जो होता है जनन छिद्र होता है जो हमारे होता है किसमें, इंटाइन अंतःचूल पे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जनन छिद्र होता है। ये क्या होता है? इस पे जनन छिद्र पाया जाता है। जनन छिद्र पाया जाता है। और सेकंड फिगर में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये वैक्यूल होती है, रितिका। ये क्या होता है? वैक्यूल होता है। और जो इसमें और भी पाए जाते हैं, जैसे इसी होता है कि मान लो सेल होते हैं या फिर बैलून हम लोग लेते हैं तो पानी उसमें अगर भर देंगे या फिर कुछ डाल देते हैं तो क्यों, अगर मान लो सपोज जैसे हमारा सेल है, ठीक है, ये हो गया हमारे सेल, बीच में हो गया न्यूक्लियस, इधर हो गया वैक्यूल प्लांट सेल, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिका है, ठीक है, लाइसोसोम बहुत सारे। तो क्या होते हैं, इधर से उधर पूरे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। इसमें भी तो कुछ पाया जाता है। ये जो पाया जाता है मान लो का क्या होता है, जीवद्रव्य होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो हमारा केंद्रक होता है उसमें भी हमारे प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। तो क्यों पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म? कि हमारा जो ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट हो एक दूसरे से चिपके ना, ठीक है, नहीं तो चिपक जाएगा तो पता चला कि सेल जो हमारा होगा सिकुड़ जाएगा, तो पूरी बॉडी ही सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्यों पाया जाता है, क्यों उसमें सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं है, तो प्रोटोप्लाज्म के कारण। और इसमें एक और इसमें छोटा सा ये क्या है, वैक्यूल। और इसके बाद जो थर्ड वाला फिगर है इसमें ये आपका क्या है, पराग नलिका। और ये जो स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कैलोस प्लग। और ये जो 2 पाए जाते हैं इसको बोलते हैं नर युग्म या फिर मेल गैमेट बोल सकते हैं। और जो ये आगे का है, ठीक है, इसको बोलते हैं सांद्र कोशिका द्रव्य या फिर बोलते हैं कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया फिगर। अब इसके बाद देखते हैं आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं। अब क्या होता है, लघु बीजाणु जो होती है, ठीक है, लघु बीजाणु
या परागकण। लघु बीजाणु होते हैं या तो परागकण होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नर युग्मोद्भिद का विकास करते हैं। नर युग्मोद्भिद का विकास या तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नर युग्मोद्भिद होता क्या है, ठीक है। नर युग्मोद्भिद होता क्या है, ऐसे हम लोग पादप में जो होता है परागकण, या तो बोल सकते हैं लघु बीजाणु होता है, वो वास्तव में क्या होता है, पादप में नर युग्मोद्भिद ही वही होता है, ठीक है। तो ये नर युग्मोद्भिद होता क्या है, ये तो क्लियर हुआ कि जो पादप होते हैं, जो प्लांट, इसमें जो परागकण होते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं लघु बीजाणु, ये वास्तव में जो होते हैं ये नर युग्मोद्भिद होते हैं। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया। और ये जो होते हैं नर युग्मोद्भिद जो होते हैं, ये होते हैं आपका एक कोशिकी होते हैं। नर युग्मोद्भिद जो होते हैं एक कोशिकी होते हैं। ये होते हैं, इसका शेप जो होता है अंडाकार होता है, या तो बोल सकते हैं ओवल शेप होते हैं। ऐसे अंडा होता है ना, तो उसी के नाम से अंडाकार होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं नर युग्मोद्भिद एक कोशिकी होते हैं। और इसका जो आकार होता है, इसका आकार अंडाकार, इसका आकार अंडाकार या तो वृत्ताकार, इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है या तो वृत्ताकार होता है। और ये जो होता है द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय का मतलब जो होता है द्विलेयर का होता है, दो लेयर पाई जाती है। जैसे मैंने इसके पहले बताया था डायग्राम में कि एक तो हो गई ये वाला लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटाइन मतलब अंतःचूल। और इसके बाहर जो खुरदुरा टाइप पाया जा रहा था, ठीक है, ऐसा खुरदुरा टाइप, इसको बोलते हैं बाह्यचूल। बाह्यचूल एग्जाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटाइन। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे ये क्या होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। और जो परागकण होते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट होती है द्विस्तरीय जो होते हैं, मतलब दो लेयर से क्या होते हैं, ढके होते हैं। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट पॉइंट होते हैं परागकण क्या होता है, निम्न दो प्रकार से होते हैं। इसमें दो प्रकार क्या क्या है, दो
या तो उसको बोल सकते हैं कि द्विस्तरीय होते हैं। पहला तो होता है बाह्यचोल और दूसरा क्या होता है, अंतःचोल। क्या क्या होता है, पहला जो होता है बाह्यचोल होता है, और दूसरा इसको बोलते हैं एग्जाइन इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरा जो होता है अंतःचोल होता है, इसको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि बाह्यचोल क्या होता है और अंतःचोल क्या होते हैं, ठीक है। तो बाह्यचोल जो होता है वो मोटा होता है और खुरदुरा होता है। अरे सपोज हम लोग मान लेते हैं बाह्यचोल कहाँ पाए थे, जनरली जाने के लिए सबने तो प्लांट देखा होगा, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्लांट की बात कर रही हूँ, जो पेड़ होता है, ये नहीं कि जो गमला में लगाए उसी को देख लिया कि उसी का क्या क्या है, ठीक है। उसी का भी देखेंगे तो बहुत सारे पे होते हैं। तो जो ज़्यादा अच्छे से समझ आए तो जो बड़े वाले प्लांट होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बाहरी लेयर होती है और उसको हम लोग टच करते हैं तो बहुत ही मोटा होता है और क्या होता है, बहुत ही रफ टाइप, मतलब खुरदुरा टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है बाह्यचोल। यह मोटा तथा खुरदुरा होता है। क्या होता है, इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह मोटा तथा खुरदुरा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखते हैं, एक इसका बना होता है, यह स्पोरो पोलेनिन का बना होता है। यह क्या होता है, स्पोरो पोलेनिन का बना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, और ये जो होता है ये क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता। अब प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, जैसे हम लोग का बाहरी स्किन होती है, समझ लेते हैं जैसे बाहरी स्किन है, ठीक है। तो हम लोग का कोई अगर इंजेक्ट करता है जैसे मॉस्किटो या फिर कुछ भी ऐसे, हम लोग बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन में बहुत ऐसे, तो पता नहीं चलता कि हम लोग का जो खुली आंखों से तो सब कुछ तो दिखता नहीं है ना कि सामने क्या है या फिर कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कुछ भी कैसे इंजेक्ट कर। तो वैसे ही हम लोग का जो बाहरी स्किन है तो हम लोग को किसी भी वायरस या फिर बैक्टीरिया कुछ से भी बचाने के लिए बहुत ही हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जो बाहरी लेयर है, जो बाह्यचोल होता है, इसी तरह सारे एनिमल्स में होते हैं बाहरी लेयर, उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, क्योंकि ये बहुत ही खुरदुरा और मोटा, और इस क्या पाया जाता है, मेन इसमें यही होता है कि स्पोरोपोलिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये किसी भी चीज़ को पहले तो रोकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा वार करे या फिर करे तो उसके बाद ये छिड़ हो जाती है, छिड़ का मतलब टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, बाहरी लेयर रप्चर हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग का कौन सा लेयर आ जाता है, अंतः लेयर, ठीक है, अंतःचोल। जैसे हमारे बॉडी में पाई जाती है इपीडर्मिस, हमारे बॉडी में तो 3 लेयर पाई जाती है ना, इपीडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस।
ये हमारी बॉडी में 3 लेयर पाई जाती है। लेकिन जो होता है परागकण में होते हैं उसमें क्या होता है 2 लेयर होती है, बाह्यचोल होता है, एक अंतःचोल होता है। तो हम लोग बाह्यचोल तो देख लिए कैसा होता है, मोटा होता है, खुरदुरा होता है और इसमें स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। जो हम लोग का बाहरी लेयर होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और वो क्या होता है प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं अंतःचोल क्या होती है। और जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है बहुत ही उच्च लेवल की पाई जाती है। उच्च लेवल का मतलब बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है कि बहुत जल्दी ख़राब ना हो कोई पेड़, नहीं तो पता चला थोड़े से भी फिर पानी लगा, जैसे बरसात में क्या होते तो बहुत जल्दी जो बड़े पेड़ होते हैं ख़राब नहीं होते। क्यों ख़राब नहीं होते? क्योंकि उनकी जो बाहरी लेयर ही बहुत ही मोटा होता है और भी बहुत खुरदर होते हैं। नहीं तो ऐसे बारिश हुआ तुरंत पतले लेयर होते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट हम लोग अगर लगाते हैं खेतों में, अगर ज़्यादा पानी वानी चला जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है और वो खुरदरा होती है, तो अंतर लेयर से बचाती है। ठीक है, अब देखते हैं इंटाइन क्या होता है। अंतःचूल ये क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, यह पतली तथा मुलायम होती है। यह पतली तथा मुलायम होती है और ये किसकी बनी होती है? ये क्या होती है, पतली होती है और मुलायम होती है और ये क्या होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो या तो सबको समझ में आया किसकी किसकी बनी होती है। ये बहुत ही मुलायम, क्योंकि हमारी जो बाहरी लेयर होती है ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्योंकि बाहर जो अंदर लेयर जो अंदर की लेयर होती है, जो अंतःचोल इंटाइन होता है, ये बहुत ही पतली होती है और बहुत ही मुलायम होती है। ठीक है, और किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और इसका जो बाहरी आवरण होता है, क्या होता है, जो बाहर आवरण होता है उसमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि बाहरी लेयर क्या होती है, उसके बाद अंतःचोल क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं ठीक है, कि बाह्यचोल के बारे में बात करते हैं कि बाह्यचोल क्या होता है। उस पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो बाहरी लेयर की बाहरी और उसमें क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं जनन छिद्र। ठीक है, ये तो समझ में आया जनन छिद्र क्या होते हैं। तो हमारी जो बाहरी आवरण होता है उस पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ छिद्र तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिव पोर। जनरेटिव पोर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि पराग तो बाह्यचोल क्या होता है? ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या नोट करेंगे कि जो बाह्यचोल का बाहरी आवरण होता है वहाँ पे क्या होता है? जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो कुछ छिद्र पाए जाते हैं उसको जनन छिद्र बोलते हैं। तो कैसे लिखते हैं?
बाह्यचोल आवरण पर छिद्र पाए जाते हैं। जिसे जनन छिद्र बोलते हैं। जनरेटिव पोर, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलिन क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन यहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। ठीक है। और क्या होता है, जो द्विबीजपत्री होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जनन छिद्र होते हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द्विबीजपत्री पादप में द्विबीजपत्री कोशिका लिख दें, यहाँ पे गलती होगी, मिस्टेक थोड़े से, द्विबीजपत्री कोशिका। बीज कोशिका में पॉइंट ही गलत हो गया। द्विकोशिकी में जनन छिद्र 3 पाए जाते हैं। है 3 पाए जाते हैं। लेकिन जो होता है, जो एक कोशिकी होता है, ठीक है, उसमें जनन छिद्र क्या पाए जाते हैं, 1 पाए जाते हैं। द्विकोशिकी में क्या होता है, जनन छिद्र 3 पाए जाते हैं। लेकिन जो एक कोशिकी होता है उसमें जनन छिद्र क्या होते हैं, 1 पाए जाते हैं। ठीक है। जो एक बीजपत्री होते हैं तथा एक बीजपत्री में जनन छिद्र 1 पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया कि जो द्विबीजपत्री होता है उसमें क्या होता है, जनन छिद्र 3 पाए जाते हैं। लेकिन जो एक बीजपत्री होता है उसमें जनन छिद्र क्या पाए जाते हैं, 1 पाए जाते हैं। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते क्या होता है। जो परागकण होते हैं, ठीक है, जो परागकण होते हैं उसका जो केंद्रक होता है उसमें कोशिका द्रव्य, मैंने बताया बेटा जो फिगर होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही फिगर थे पूरे हम लोग के, ऐसे फिगर थे। तो मैंने बताया था कि जो केंद्रक होते हैं उसमें जो ऑर्गेनेल सब प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और बाकी जो होते हैं ऑर्गेनेल्स, तो ये इसमें भी तो कुछ पाया जाता है। मैंने ऐसे ऐसे सब बना रखे थे। तो ये क्या पाया जाते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है।
तो ये क्या होते हैं, बहुत ही सघन होते हैं, बहुत ही घना। सघन इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, सघन मतलब होता है बहुत ही घना, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ होता है तो उसको बोलते हैं सघन। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, परागकण का अंकुरण। परागकण का ठीक है। इसमें क्या होता है, परागकण का अंकुरण क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जो लघु बीजाणु धन है, पहला पॉइंट लिखेंगे, जो लघु बीजाणु क्या होते हैं, लघु बीजाणु जो कोशिका होते हैं या फिर लघु बीजाणु बनने के बाद जो परागकण होते हैं उसमें जो होते हैं समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें यह दो कोशिका का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु के बाद समसूत्री विभाजन बनता है और उसमें क्या होता है, जिसमें दो कोशिका का निर्माण होता है, या फिर बोल देते हैं इसमें दो असमान कोशिका का भी निर्माण होता है। या तो इसको बोल सकते हैं जैसे इसमें दो असमान कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब दो असमान कोशिका क्या होती है हम लोग की, ठीक है, दो असमान कोशिका क्या होती है, एक तुम्हारा हो जाता है वेजिटेटिव, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जेनरेटिव। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, एक हो गया कायिक कोशिका, एक हो गया जनन कोशिका। जो हमारा कायिक कोशिका है उसको वर्धी कोशिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो बड़ी कोशिका होती है, तो क्या लिखेंगे पॉइंट, बड़ी कोशिका को, बड़ी कोशिका को वर्धी या कायिक कोशिका, या तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल भी। वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, अब बड़ी कोशिका को बोलते हैं, या फिर बड़ा कोशिका जो था बड़ी कोशिका, ठीक है, बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, वर्धी या फिर कायिक कोशिका, या फिर उसको बोल सकते हैं वेजिटेटिव सेल कहते हैं। अब जो छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका को जनन कोशिका, ठीक है,
जनन कोशिका, या तो इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया क्या क्या बोलते हैं। जो बड़ी कोशिका होती है उसको वर्धी कोशिका या फिर कायिक कोशिका से वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो छोटी कोशिका होती है उसको जनन कोशिका, और बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। उसके बाद क्या होते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हमारा बन जाता है क्या, वेजिटेटिव सेल बन जाता है, उसके बाद जनरेटिव सेल दोनों बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो कोशिका होती है वो द्विकोशिकी में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी कोशिका होती है वो हमारा द्विकोशिकी में आ जाती है। इसके बाद का जो होता है हमारा परागण होने लगता है। ठीक है, परागण। अब परागण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण मतलब जो स्वयं से हो जाए। ठीक है, इसको कहीं की जरूरत ना पड़े, ये स्वयं से हो जाए तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण इसमें क्या होता है, किसी चीज से कराना पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो किसी चीज से मतलब क्या, जल से, ठीक है, वायु द्वारा, जल द्वारा, ठीक है, या तो इंसेक्ट द्वारा, मतलब कोई भी कीट पतंग द्वारा, कीट द्वारा। ऐसे वायु द्वारा कैसे होते हैं, वायु द्वारा मतलब जैसे गन्ने में होते हैं जो उसकी परागकण है। ठीक है, फूल तो देखा होगा सभी ने। ठीक है, उस पे परागकण क्या होते हैं, येलो जगह पाउडर की तरह होते हैं। ठीक है, बहुत एकदम पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, हाथ में अगर फ्लावर अगर फूला हुआ है तो अगर हम लोग हाथ में उसको छुएंगे तो पूरे हाथ पे पाउडर की तरह येलो पूरे लग जाते हैं। ठीक है, वही हमारा परागकण। तो पॉलिनेशन के अगर हवा चली, ठीक है, आसपास के पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पास जो होते हैं मेल ही फीमेल होते हैं, थोड़े दूर। तो हवा में क्या होता है कि हवा जब चलती है या फिर तेज चलती है तो बहुत तेज, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत चीज़ उड़ जाते हैं। तो उसमें अगर जो परागकण होते हैं, जो येलो कलर के पाउडर के टाइप होते हैं, वो तो बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, बहुत ही हल्के होते हैं। तो वायु के माध्यम से ये उड़ के दूसरे प्लांट पे होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपका वायु पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाएगा। और जो जल परागण होते हैं ये जल द्वारा, जो जल में प्लांट पाए जाते हैं तो उसमें भी तो पॉलिनेशन होंगे। ठीक है, और इंसेक्ट द्वारा कैसे होते हैं कि इंसेक्ट अगर किसी भी फूल पे बैठते हैं, उनके पैर में जो होते हैं, जो पैर में होते हैं, वो चिपक जाते हैं। ठीक है, और फिर वो दूसरे फूल पे बैठेंगे तो उसमें चिपक जाते हैं, तो उससे होते हैं कीट परागण। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो स्वयं होते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिनेशन। इसके बाद देखते हैं क्या होता है पॉलिनेशन। तक तो सबको समझ में आया। इसके बाद जो होता है हमारा ठीक है, पराग नलिका। हम लोग इसमें थर्ड वाला जो फिगर बनाया था, डायग्राम, जो थर्ड डायग्राम था, स्टार्टिंग में जो डायग्राम हम लोग ने ऐसे बना रखा था, ऐसे कुछ थे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो हमारा मेल कोशिका थे और पॉलन ट्यूब था। तो
तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पराग नलिका जो होता है, पराग कैसे होता है, इस प्रकार जो होता है, इसमें पराग कण जो होते हैं, यहाँ तक तो सबको समझ में आया पराग कण क्या होते हैं, पराग नलिका क्या होता है, पराग नलिका का फिगर क्या होते हैं, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गए। तो पराग कण में जो होते हैं अंकुरण, पराग परागकण में परागकण में अंकुरण से बनी, क्या होता है अंकुरण। अब अंकुरण क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है अंकुरण। अंकुरण क्या होता है, अगर हम किसी चीज को बोते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम लोग चना या अगर भिगो दिए तो चना में बहुत जल्दी ही अंकुरण हो जाता है। तो क्या पहले रूट निकलता है कि सूट, मतलब रूट, जैसे ये चने हो गए, ठीक है, ये चना हो गया, ये हमारा द्विबीजपत्री होता है। जो चना होता है द्विबीजपत्री होता है। और द्विबीजपत्री क्या होते हैं कि जिसके दो फलक होते हैं, क्या होते हैं, दो फलक होते हैं द्विबीजपत्री को, ठीक है। या तो हम लोग मटर भी ले लेंगे तो इसमें भी दो फलक होते हैं। और एक बीजपत्री कैसे पहचानेंगे, अगर मान लो कोई एक बीजपत्री, तो उसमें क्या होता है, दो भागों में डिवाइड नहीं हो सकते, इक्वल दो पार्टों में डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं उसको हम लोग दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ते बाद में देखते हैं, जो मेन है वहाँ पे देखते हैं। तो ये जो हम लोग अगर भिगो देते हैं तो फिर इसके बाद अगर बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या होते हैं, ये अंकुरण हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो परागकण है, ठीक है, इसी को पराग नलिका युक्त होते हैं। से बनी पराग नली बोल सकते पराग नलिका, पराग नलिका, पराग नलिका युक्त संरचना बनी होती है। बनी होती है, ठीक है सर है। और जिसमें क्या होते हैं, नर युग्मक विकसित होते हैं, जिसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं। नर युग्मोद्भिद कहलाती है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो परागकण होते हैं, ठीक है, परागकण या फिर बोल सकते हैं उसको लघु बीजाणु जो होते हैं, वो वास्तव में जो होते हैं पादप में, वही हमारा जो होता है नर युग्मोद्भिद होता है। नर युग्मोद्भिद जो होता है पुमंग, ठीक है, मेल और फीमेल जो होते हैं। तो ये होता है हमारा नर युग्मोद्भिद का पूरा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कहते हैं तो परागकण में जो अंकुरण से बनी पराग नलिका होती है, ठीक है। पराग नलिका जो मैंने अभी फिगर बनाया था, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पराग नलिका हो गया। पराग नलिका मतलब जो नली होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो जो पराग नलिका युक्त संरचना होती है, संरचना बनी होती है जिसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है, नर युग्मोद्भिद कहलाती है। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया।
पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जब भ्रूणपोष पे टिप्पणी कीजिए, या तो भ्रूणपोष का प्रकार क्या है, भ्रूणपोष क्या होता है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, उसका आंसर हम लोग तो एक ही लिखेंगे, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका हम लोग का क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के प्रकार लिखिए, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि भ्रूणपोष पे टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष पे टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है, भ्रूणपोष क्या होता है या फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो भ्रूणपोष हमारा क्या होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, और जो होता है दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, और जो तीसरा होता है नाभिकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो भ्रूणपोष जो हमारा होता है, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, थोड़े से जगह, तो हमारा जो भ्रूणपोष होता है, ये एक प्रकार के भ्रूणपोष होता है। उसमें जो होता है केंद्रक जो होता है वह संलयन होता है। ठीक है, क्या होता है, संलयन होता है। देखते हैं भ्रूणपोष के क्या प्रकार थे। एक होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, इसका डायग्राम जो पहला हमारा डायग्राम बनाया है ये होता है हमारा केंद्रीय भ्रूणपोष, और जो दूसरा डायग्राम है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और जो तीसरा होता है वो होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष में जो होते हैं, जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, और विभाजित होने के बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक तो विभाजित होते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं, ऐसे हम लोग सोचेंगे कि केंद्रक तो विभाजित है, ये कोई सेल है, ठीक है, या केंद्रक है, ये अगर डिवीजन किया, ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कि अच्छा डिवीजन किया तो 2 ठो बन गए, 2 सेल बन गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका नहीं बनती है, बस केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा केंद्र की भ्रूणपोष में। केंद्र की भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है उसमें केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री पहला में क्या होता है, कोशिका भित्ति का विकास नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, केंद्रक ही डिवीजन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का केंद्र की भ्रूणपोष। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, और केंद्र की भ्रूणपोष में पाया क्या जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल एंडोस्पर्म। ठीक है, केंद्र की भ्रूणपोष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रकों का निर्माण होता है, और जो भ्रूणपोष के मध्य होती है, ठीक है, भ्रूणपोष के क्या होता है, जो भ्रूणपोष के मध्य होता है इसमें केंद्रकों का निर्माण होता है, और जो भ्रूणपोष के केंद्रक में हो जाता है रिक्तिका बन जाती है। यहाँ पे तो जो भ्रूणपोष है, जो केंद्र की भ्रूणपोष है उसमें रिक्तिका तो वैक्यूल तो बनी नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने, इसके बाद जो होता है वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रिका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो होता है केंद्रकों में केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। तो कौन से फिगर में होगा, कोशिकीय भ्रूणपोष में। कोशिकीय भ्रूणपोष में यहाँ जो होता है केंद्रिका का फॉर्मेशन होता है, उसमें कौन सा होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो हो जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म।
उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला आता है उसमें क्या होता है, निभाग, निभागीय कक्ष, मतलब चैलेजा चैम्बर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चैलेजा चैम्बर। और दूसरा जो होता है बीजांड कक्ष, इसको क्या बोलते हैं, न्यू सेलुलर चैम्बर। उसके बाद जो ये यहाँ पे जो होते हैं फ्री न्यूक्लियस होते हैं, इसको बोलते हैं स्वतंत्र केंद्रक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुए तीनों फिगर। और इसमें जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिमिटिव एम्ब्रियो, मतलब प्राक भ्रूण यहाँ पे होते हैं। और इसके बाद में लिखा है मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट जो बीच में पाए जाते हैं, जो हमारा आगे चल के क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट में लिखा है कि केंद्रिका का फॉर्मेशन कहलाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब जो हम लोग का भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, हम लोग इसमें पहला पॉइंट लिखे कि भ्रूणपोष जो होता है एक अगुणित होता है। क्या होता है, एक अगुणित पोषक उत्तक होता है। भ्रूणपोष हमारा क्या होता है, एक अगुणित उत्तक होता है, पोषक उत्तक होता है, और जिसके संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात बनता है। इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं भ्रूणपोष अगुणित पोषक उत्तक है। नेक्स्ट लिखते हैं, ये किसके बनता है, ये संलयन के फलस्वरूप बनता है। दूसरा पॉइंट है संलयन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये संलयन के फलस्वरूप पुष्पी पादपों में क्या होता है, निषेचन के पश्चात होता है। अब क्यों, निषेचन के अगर कोई चीज होता है तो कैसे होगा, निषेचन बनेगा उसके बाद ही कुछ बनेगा। ठीक है, उसके बाद ही भ्रूण बनेगा ना, पहले तो बनेगा नहीं। तो ये क्या होता है कि संलयन के फलस्वरूप जो होता है, इसका निर्माण जो होता है संलयन के फलस्वरूप पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात बनता है। निषेचन के पश्चात होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो। इसके बाद क्या होता है, भ्रूणपोष का भ्रूण विकास होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि भ्रूणपोष में भ्रूण विकास व बीज अंकुरण के समय भ्रूणपोष में भ्रूण विकास, बीज अंकुरण। ठीक है, तो ये क्या होता है, भ्रूण विकास के बीज अंकुरण। ठीक है, बीज अंकुरण के समय उपयोग होता है। ठीक है,
यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए तो क्या क्या होता है। पहला पॉइंट में मैंने बोला कि भ्रूण जो भ्रूण पोष होता है वो अगुणित क्या होता है, पोषक उत्तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया कि संलयन के फलस्वरूप जो पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात बनता है, ठीक है। पुष्पी पादपों में किससे बनता है, निषेचन के बाद बनता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और मैंने थर्ड पॉइंट में लिखवाया कि जो भ्रूण पोष होता है भ्रूण विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग होता है, ठीक है। बीज अंकुरण का जो निषेचन है उसके बाद उसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, जो आवृत पादपों में, ठीक है। ये तो हम लोग ये किस पादप में कर रहे हैं, तो आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आवृत बीजी पादपों में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोला था कि कितने प्रकार के भ्रूणपोष, उसकी प्रकार कितने होते हैं, या फिर भ्रूणपोष पे टिप्पणी कीजिए। तब टिप्पणी कीजिए कि अब कितने नंबर में आए तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उसके प्रकार कितने होते हैं। उसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो कोशिकीय भ्रूणपोष होते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष होते हैं, और कौन सा होता है लास्ट वाला, माध्यमिक भ्रूणपोष। तो हम लोग पहला देखेंगे कि केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, सेंट्रल एंडोस्पर्म, ठीक है। केंद्रकीय भ्रूणपोष, सेंट्रल एंडोस्पर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इस प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें जो होता है उसमें केंद्रक विभाजित नहीं होता है, ठीक है। जो इस प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं उसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजित केंद्रक जो होता है विभाजित नहीं होता, अरे सॉरी, इसमें जो है केंद्रक विभाजित होता है, ठीक है। केंद्रक जो होता है विभाजित होता है। और दूसरा पॉइंट में जो लिखेंगे, इसमें केंद्रक तो विभाजित हो जाता है, लेकिन जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है, कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, केंद्रक का ही विभाजन होता है। उसके बाद कौन सा विभाजन होता है, जिसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, यहां तक तो हो गए। और दूसरा आता है कोशिका भ्रूणपोष, ये केंद्रिक भ्रूणपोष हो गए। और इस बार दूसरा आता है कोशिका भ्रूणपोष। कोशिका भ्रूणपोष में क्या होता है, इस प्रकार के जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है भ्रूणपोष के केंद्रक में होता है। कोशिका भ्रूणपोष, इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इस प्रकार का जो निर्माण होता है, इस प्रकार का जो कोशिका होता है, इसमें जो प्रकार जाता है भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और भ्रूणपोष के केंद्रक के प्रत्येक विभाजन में होता है।
ठीक है। कहाँ होता है? केंद्रक के प्रत्येक विभाजन में होता है। ठीक है। केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो सबको क्लियर हुए। तो क्या हुआ, ये भ्रूण पोष का निर्माण जो होता है केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, ठीक है, कहाँ होता है? केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात जो होता है कोशिका भित्ति में निर्माण होता है। इसमें जो सेकंड पॉइंट इसमें होता है, ये किस में होता है? तो गैमेटोपेटली में होता है। किसमें? गैमेटोपेटली। ठीक है, तो ये गैमेटोपेटली ग्रुप में होता है या फिर गैमेटोपेटली समूह में। गैमेटोपेटली जो समूह के जो प्लांट होते हैं उसमें होता है। तो गैमेटोपेटली जो समूह के जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है? उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं आधार पे वो जुड़ी होती हैं नीचे से। फ्लावर तो सभी ने देखा होगा, पंखुड़ियाँ। अब पंखुड़ियाँ तो ये नहीं पता होगी फ्लावर में कौन सी पंखुड़ियाँ होती है। पंखुड़ियाँ जो होती है जो रंग बिरंगी होती है, बहुत सारी कलर की होती है। ठीक है, उसका जो बेस होता है वो नीचे से जुड़े होते हैं, इसमें पंखुड़ियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये गैमेटोपेटली में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष थर्ड वाला है। इसको बोलते हैं हेलोबियल। हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, हम लोग का तीसरा क्या है? माध्यमिक भ्रूणपोष। इसको बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है? जो यह केंद्रक होता है, यह वह कोशिकीय भ्रूणपोषों के क्या होता है, या जो इसमें केंद्रक जो होते हैं वह कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था होती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं भ्रूणपोष के मध्य में होती है। ठीक है, और इसमें कौन से प्लांट में पाया जाता है? तो ये होता है पैलोपेटली। ठीक है, पैलोपेटली समूह में पाए जाते हैं। पैलोपेटली समूह के जो प्लांट होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग पहले में क्या देखे थे? जो हम लोग का पहला टाइप था केंद्रकीय भ्रूणपोष, तो उसमें सिर्फ केंद्रक का फॉर्मेशन हो रहा था, केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा हम लोग का दूसरा केंद्रक बन रहा था। लेकिन क्या होता है उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन जो हमारा ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड माध्यमिक भ्रूणपोष जो है, इसमें जो होता है माध्यमिक, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गया, इसको माध्यमिक जो भ्रूणपोष होता है इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इसमें जो होता है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है,
और ये किस समूह में पाए जाते हैं? पैलोपेटाली में। इसमें क्या होता है, जो इसकी पंखुड़ियाँ होती है थोड़े थोड़े जुड़े होते हैं नीचे से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मुक्त केंद्र विभाजन भी होता है। मुक्त केंद्र का मतलब ये होता है कि जैसे पहले में क्या था कि एक ही सेल थे, उसमें दो केंद्र का विभाजन होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो हम लोग का थर्ड वाला फिगर था, थर्ड वाला फिगर हम लोग कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ठीक है। एक हम लोग का यहाँ पे था और दूसरा क्या था, यहाँ पे था। तो वही बोल रहा है कि इसमें जो होता है केंद्र जो होते हैं स्वतंत्र रूप से विभाजन होते हैं। केंद्र स्वतंत्र रूप विभाजित होते हैं, ठीक है। और इसका जो उदाहरण है एरीमूरी, ठीक है, एरीमूरस एग्जाम्पल एक है इसका, एरीमूरस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आया ना कि इसमें क्या होता है, केंद्रक होते हैं जो इसमें भ्रूणपोष में मध्य पाए जाते हैं, इसमें कौन से समूह पाए जाते हैं, पैलोपेटाली। और इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो केंद्रक होते हैं वह स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ। और इसका जो PDF है ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसके यहाँ पे थैंक यू।